नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, मैं जानता हूं कि बहुत लंबा समय हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया है कि मैं आप लोगों के लिए एक भी वीडियो नहीं ला पाया, कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाया और इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे साथ ऐसा क्या हो गया था कि मैं पिछले 1 महीने से बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा था। यूट्यूब क्या, सोशल मीडिया के ऊपर ही एक्टिव नहीं था, पूरी तरह गायब था। तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया था। इसके अलावा आप लोगों की बहुत सारी ईमेल्स आई पिछले इस 1 महीने में। आप में से कुछ भाई बहन तो बहुत ज्यादा चिंतित भी हो गए कि मैं किसी गंभीर समस्या में तो नहीं फंस गया हूं, मेरे साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई है, आके कोरोना तो नहीं हो गया है। ये भी कुछ लोगों ने पूछा, तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसके अलावा आप में से कई भाई बहनों ने मेरे को डॉक्यूमेंट्री के ऊपर सवाल पूछे हैं कि कश्मीरी पंडितों वाली जो डॉक्यूमेंट्री है, जो प्रोजेक्ट है, उसका क्या बना। उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है, उसके ऊपर कुछ काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसका भी मैं अपडेट दूंगा कि उस डॉक्यूमेंट्री का, उस प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में जो मोटी मोटी घटनाएं घटी हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जो कुछ करंट इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी ऊपरी तौर पर बात करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले मैंने सत्य सनातन के जो हमारे आचार्य अंकुर आर्य जी हैं, अंकुर आर्य भाई हैं, उनका एक इंटरव्यू डाला था और उनके साथ बातचीत में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे पिछले काफी लंबे समय से माइग्रेन की बीमारी चल रही है। मैं क्रॉनिक माइग्रेन की समस्या से जूझ रहा हूं। इस माइग्रेन के लिए मैं पिछले 5-6 साल से एक अंग्रेजी दवाई ले रहा था, जो अप्रैल में मेरी खत्म हो गई। अब खत्म तो हो गई, लेकिन क्योंकि अप्रैल में लॉकडाउन चल रहा था, वो दवाई मुझे मिल नहीं पाई, क्योंकि वो दवाई बहुत ही रेयर दवाई है, बहुत ज्यादा कॉमन दवाई नहीं है। अगर रेयर भी नहीं है तो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती कि हर दूसरे मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इस प्रकार की दवाई नहीं है। वो मुंबई से स्पेशली मेरे लिए मंगाई जाती थी और लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पा रही थी। अब क्योंकि वो दवाई खत्म हो गई तो मेरे को फिर से ये माइग्रेन की समस्या वापस आ गई, और क्योंकि मैं इस दवाई को इतने लंबे समय से ले रहा था तो इसने मेरे कुछ मानसिक तौर पे भी मेरे अंदर कुछ चेंजेस ला दिए थे, बदलाव ला दिए थे, और इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी मेरे अंदर आने लगे और मैं एक बहुत ही अंधकार में चला गया इस दवाई के ना होने की वजह से। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं इस दवाई से मुक्ति पाकर ही रहूंगा और मैं पूरी तरह से अब आयुर्वेद को अपना लूंगा, आयुर्वेद पर आ जाऊंगा। और मैं वही कर रहा हूं। मैं गिलोय ले रहा हूं, मेदावटी ले रहा हूं, अश्वगंधा ले रहा हूं। लेकिन क्योंकि अंग्रेजी दवाई में पिछले 5-6-7 साल से ले रहा था, तो इसको छोड़ने के लिए मेरे को 1 महीने का समय लग गया। अब पिछले 1 हफ्ते से मैं काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं। लेकिन यदि 1 हफ्ते से पहले आप पीछे जाएं तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बहुत ही ज्यादा अंधकार में था। शारीरिक पीड़ा तो आप छोड़ ही दीजिए, जो मेरे को सिर दर्द हो रहा था, और सिर का दर्द मेरे कानों में, जबड़े में, आंखों में आ गया था, नाक पे आ गया था, पूरे शरीर में ही दर्द हो रहा था, वो तो छोड़ दीजिए। शारीरिक दर्द तो इंसान फिर भी एक बार को झेल लेता है, लेकिन मानसिक पीड़ा जो मेरे को हो रही थी, मैं मानसिक अंधकार में चला गया था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। बहुत ही नकारात्मक विचार मेरे दिमाग में हर समय चल रहे थे। मैं कमरे में पड़ा रहता था, लैपटॉप के ऊपर कुछ देखता रहता था या किताबें पढ़ने का प्रयास करता रहता था, लेकिन दिमाग में नेगेटिव विचार आते ही रहते थे। आप में से कुछ भाई बहन तो बहुत ज्यादा चिंतित भी हो गए थे कि मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना तो नहीं घट गई है, मैं ठीक तो हूं ना। ये बात मुझे पता है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में मुझे कई सारी ईमेल्स आई जिसमें आप लोगों ने मुझसे इस प्रकार के सवाल पूछे। इनमें ज्यादातर के मैंने उत्तर दे दिए, कुछ के उत्तर मैं नहीं दे पाया। जिनको उत्तर नहीं दे पाया उनसे मैं क्षमा चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से उत्तर दे रहा हूं। तो दोस्तों, पहले तो जब मुझे इस प्रकार की ईमेल्स आती हैं जिसमें आप मेरे लिए चिंता करते हैं, अपना कंसर्न दिखाते हैं, तो उनको पढ़ के मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाता हूं। क्योंकि दोस्तों, आज की दुनिया में, आज के समय में, जब सड़क किनारे एक आदमी पड़ा होता है और किसी के पास इतना समय नहीं होता कि रुक कर देख लें उसकी सांसें चल रही हैं, जिंदा है या मर गया है, ऐसे समय में आप लोग समय निकालकर मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी चिंता करते हैं, ईमेल टाइप करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यही मेरे इस चैनल की पिछले 2 साल की जो मेहनत है, इसकी सारी कमाई है। आप लोगों का ये जो प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, आशीर्वाद है, यही मेरे पिछले 2 साल की सारी कमाई है। इसके अलावा आप में से कई लोगों की ईमेल्स आई डॉक्यूमेंट्री के बारे में। आप में से कई लोग जानना चाह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों की जो डॉक्यूमेंट्री है उसका क्या हुआ, कहीं मैंने उस प्रोजेक्ट को बंद तो नहीं कर दिया, वो डॉक्यूमेंट्री बन भी रही है या नहीं बन रही है। तो दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का वचन मैंने आपको दिया था और वो डॉक्यूमेंट्री जरूर बनेगी। एक्चुअली मेरी गलती यह है कि मैं ये मान के चल रहा था कि लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, तो लोग अपने आप समझ ही गए होंगे कि भैया डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम नहीं चल रहा होगा, अभी बंद हो गया होगा इस वजह से। और ये मेरी गलती थी।
थी कि मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और वो मैं आपको बताता हूं कि डॉक्यूमेंट्री का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग का पहला शेड्यूल 27 मार्च से जम्मू में शुरू होने वाला था। जम्मू में जो कश्मीरी पंडितों की रेफ्यूजी कॉलोनीज हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत में ही कश्मीरी पंडित जहां रहते हैं, जम्मू में उस जगह को रेफ्यूजी कॉलोनीज कहा जाता है, रेफ्यूजी कॉलोनी कहा जाता है। अपने ही देश में वो रेफ्यूजी बने हुए हैं, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। तो 27 मार्च से हमारा पहला शेड्यूल शुरू होने वाला था। 25 मार्च को हम दिल्ली से निकलने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, जहां जहां पैसे एडवांस दिए जाने थे वहां वहां पैसे एडवांस दिए जा चुके थे। इनोवा गाड़ी हम किराए पर हायर करने के लिए एडवांस दे चुके थे। चांदनी चौक में हमारे विशाल भाई हैं, जो फिल्म इक्विपमेंट, जो शूटिंग का इक्विपमेंट होता है, सामान होता है, वो किराए पर देने का, बेचने का काम करते हैं। तो उनसे काफी सारा लाइटिंग का, साउंड का इक्विपमेंट, शूटिंग के लिए कुछ लेंसेज, ड्रोन, जो वहां पे कॉलोनी है, रेफ्यूजी कॉलोनीज हैं, क्वार्टर्स हैं, उनका एरियल व्यू लेने के लिए, बी रोल फुटेज बनाने के लिए हमने ड्रोन भी किराए पर लेने के लिए, तो जितना भी इक्विपमेंट किराए पर लेने के लिए उसकी लिस्ट में 12 मार्च को विशाल भाई को देकर आ गया था, और 50,000 रुपए एडवांस भी मैंने उनको लिस्ट के साथ दे दिए थे। 15 मार्च को उनका फोन आया था, उन्होंने बताया था कि गौरव भाई, ये वाला ड्रोन नहीं मिल पाएगा, ये वाला ड्रोन मिल जाएगा, ये वाला ट्रैक नहीं मिलेगा, स्लाइडर नहीं मिलेगा, ये वाला स्लाइडर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगा, मैनुअल मिलेगा। ये सारी कुछ बातें भी 15 मार्च को हुई थी, और ये तय हुआ था कि 25 मार्च को हमें निकलना है। तो हम 23 मार्च की शाम को जाके उनसे सारा सामान जो हमें किराए पर लेना है वो अपना ले आएंगे चेक करके, क्योंकि ज्यादा पहले लाने का भी फायदा नहीं है, उसका किराया पर डे के हिसाब से हर चीज का, और वो हमें देना पड़ता, ज्यादातर चीजों का किराया पर डे के हिसाब से था और वो हमें फालतू में देना पड़ता। तो हमने तय किया था कि 23 मार्च की शाम को ले आएंगे और सारा सामान चेक करके लाएंगे। 24 मार्च की सुबह एक बार फिर से हर एक चीज को एक एक करके चेक करेंगे, और 25 मार्च की सुबह को हम यहाँ से अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock निकलने वाले थे। मेरे साथ हमारा 4 लोगों का क्रू था। एक तो मेरा भतीजा है जो कैमरा हैंडल करने वाला था, एक हमारे लिबरल हिंदू परिवार के सदस्य हैं जो लुधियाना के हैं, वो लाइटिंग का काम संभालने वाले थे, वो इसी फील्ड में है। पंजाब में जो म्यूजिक वीडियोस बनते हैं, पंजाबी फिल्में बनती हैं, उसमें वो लाइटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, लाइटिंग का काम देखते हैं म्यूजिक वीडियोस में, फिल्मों में। और एक हमारे जानकार के, मतलब कॉमन कॉन्टैक्ट के थ्रू एक भाई मिले थे, वो साउंड डिपार्टमेंट हैंडल करने वाले थे। तो हमारा छोटा सा 4 लोगों का क्रू था। हमने इनोवा गाड़ी किराए पर फाइनल कर ली थी और 25 मार्च की सुबह हमें निकलना था। हमने डिसाइड ये किया था कि हम रुकते रुकते जाएंगे, शूटिंग करते हुए, वीडियोस बनाते हुए रास्ते में भी, जिससे इस डॉक्यूमेंट्री की एक मेकिंग भी बना सकेंगे। और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था। सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ फाइनलाइज हो गया था। जम्मू में हमें 2 फैमिलीज का और 3 लोगों, 2 फैमिलीज का तो पक्का था, एक फैमिली का पक्का नहीं था, तो 3 फैमिलीज आप कह सकते हैं। तीसरी फैमिली ने कह दिया था आप आ जाओ फिर देखेंगे। 2 फैमिलीज के साथ सब कुछ फाइनलाइज हो गया था कि क्या क्या करना है। और 3 इंडिविजुअल्स थे जिनके इंटरव्यूज हमें शूट करने थे कमरे में बैठ के। उनके पूरे परिवार का नहीं करना था, 3 लोगों के करने थे बस पूरे घर में। मतलब 3 अलग अलग घर थे, उनमें 3 लोगों के करने थे इंटरव्यूज। तो बहुत ज्यादा उत्साहित था मैं दोस्तों, पेट में बड़ी गुदगुदी हो रही थी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और क्योंकि 15 मार्च तक कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा था कि सब कुछ एकदम से ऐसे ठप हो जाएगा, मतलब एवरीथिंग विल स्टैंड स्टिल, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था, पर ऐसा हो गया। और मैं इतना ज्यादा निराश हो गया, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल वैसी उत्सुकता थी, वैसे ही पेट में तितलियां उछल रही थी जैसे स्कूल में होता था बचपन में कि अगले दिन हमें कुछ अवार्ड मिलने वाला है पूरे स्कूल के सामने। सुबह सुबह असेंबली में, प्रेयर में टीचर हमें, प्रिंसिपल स्टेज पे बुलाएगा और बताएगा कि भाई इस लड़के ने बैडमिंटन का गोल्ड मेडल जीता है जोनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, और इसको मेडल दिया जाता है पूरे स्कूल के सामने। तो अगले दिन होने वाला होता है ऐसा, और पहली रात हमें नींद नहीं आ पाती, इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हम। तो मेरी भी कुछ वैसी स्थिति थी, क्योंकि जिस चीज की मैं इतने समय से तैयारी कर रहा था अब वो होने वाला था। मैं फील्ड में जाके शूट करने वाला था, और सब कुछ, मतलब जो मैंने दिमाग में सोचा था, हर वक्त मैं नोट्स बनाता रहता था, अपने साथ एक छोटी डायरी रखता था, पेन रखता था। डायरी पेन नहीं है, कहीं बाहर हूं तो तुरंत मोबाइल में नोट्स खोल के मैं लिख लेता था, ये आइडिया है, ऐसे करेंगे। तो और जो वो कॉलोनी है उसका भी मैंने हैंड से स्केच बना लिया था, रफ मैप बना लिया था, यहाँ से ब्लॉकिंग करेंगे, ऐसे व्यू लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इंटरव्यू टेक्निक्स मैंने सोचा था, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके 2 एंगल रखूंगा, एक सामने से एक ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाला जो अपर एंगल होता है वो दिखाता है कि हाँ भाई विक्टिम है, थोड़ा आदमी को कमजोर दिखाता है। जो लोअर एंगल होता है वो आदमी को डोमिनेटिंग दिखाता है, हीरो टाइप दिखाता है। जैसे सिंघम में अजय देवगन की एंट्री होती है तो लोअर एंगल होता है, वो लगता है हाँ सॉलिड आदमी। तो कश्मीरी पंडित तो कहीं से भी डोमिनेटिंग नहीं है, वो तो विक्टिम्स है। तो मैंने सोचा था उनके ऊपर से एंगल रखूं। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। इसके लिए मैंने कितनी किताबें पढ़ी थी, कितने यूडमी के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज किए थे, कितने यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स देखे थे, बहुत मेहनत कर रहा था। और जो दिमाग में आइडिया आता था अपनी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वो तुरंत नोट कर लेता था। पर
जैसे ही जाने का टाइम नजदीक आया, समझ में आ ही गया था कि भाई बंद होने वाला है, किसी भी टाइम पूरे देश में बंद होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है, और वो हो गया। अब जब लॉकडाउन हो गया तो कहीं आने जाने का सवाल पैदा होता ही नहीं था। 2 महीने तो बिल्कुल सब कुछ स्टैंड स्टिल पे था, सब कुछ लॉकडाउन था। अभी भी आप दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद पड़ा है, अभी भी हालत ऐसे नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें। खैर लॉकडाउन अब खुल गया है तो अब लोग डरे हुए हैं। अभी मेरी 2 परिवारों से जिनके साथ जाना था उनसे बात हुई है, अब वो लोग हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने साफ मुंह पे तो मना नहीं किया, लेकिन वो ये कह भी रहे कि आप आ जाओ, उन्होंने हाँ भी नहीं बोला, क्योंकि लोगों में डर है। और यदि आप कोई जानते हैं वो क्वार्टर्स कैसे हैं जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते हैं, तो बड़े छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं, वो 2-2 कमरों के। 2 कमरों के क्वार्टर्स में 4-5 लोगों का परिवार रहता है, ऊपर से 4 लोग हम और चले जाएंगे। हर इक्विपमेंट को सैनिटाइज करके रखना, या फिर हम ये करें कि पहले जम्मू में जाएं और 14 दिन क्वारंटाइन में रहें, उसके बाद शूटिंग करें, पर लोगों को विश्वास दिलाना कि भाई हम क्वारंटाइन में रहे हैं, हमारा टेस्ट नेगेटिव आया, ये सब करें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। तो लोग डरे हुए हैं कि भाई 4 लोग हमारे घर में आए, पूरा दिन गुजारें। क्योंकि एक परिवार के साथ हमने ये डिसाइड किया था कि कैमरा जो उस परिवार के मुखिया हैं, उनका मेडिकल स्टोर है जम्मू में, उनको फॉलो करेगा। हम उनकी सुबह से लेकर रात तक की, सुबह जब वो उठते हैं और रात को बेड पे जाते हैं, उस परिवार की पूरी जिंदगी दिखाएंगे। एक कैमरा उनके घर में रहेगा, एक कैमरा जो अंकल हैं वो दुकान पे जाएंगे उनके साथ रहेगा, गाड़ी में उनके साथ साथ कैमरा जा रहा है, वो अपनी दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे वो आधा 1 घंटा बिताएंगे, तो कैमरा वहीं रहेगा, वो क्या कर रहे हैं उसी दौरान वो काम भी कर रहे हैं और कैमरे से बातचीत भी कर रहे हैं। और फिर वो अपने घर वापस आ जाएंगे, तो फिर उनके साथ कैमरा रहेगा, वो क्या क्या करते हैं, पूरे उनकी दिनचर्या क्या होती है पूरी शूट की जाएगी। तो ये आइडिया था एक परिवार के साथ। तो अब ऐसा करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, किसी के घर में पूरे 12 घंटे 10-12 घंटे बिताना, या 4 लोगों का एक घर में जाके 5-6 घंटे भी बिताना। हमारे घर में भी मुझे याद, कल इलेक्ट्रीशियन आया था, कूलर की मोटर खराब हो गई थी, वो ठीक करने आया था, तो मैं कैसे वो घर में घुसा, तो मैं कह रहा हूँ चल मास्क, उसका मास्क नाक से नीचे था, मैं कह रहा हूँ मास्क ऊपर कर, हाथ धो, ये सब। हम भी डरे हुए हैं, कोई घर में आ रहा है तो ऐसे वो लोग डरे हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ जो लड़के जाने वाले थे सब यंग लड़के ही हैं, उनके परिवार वाले भी जाने को मना कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, जब ये अब मैं तो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कि ये भी डॉक्यूमेंट्री शूट ना कर पाना भी इतना बड़ा कारण था मेरे डिप्रेशन का। वो जो मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो तो था ही, लेकिन ये भी इतना बड़ा कारण था कि मैं इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ। और इतने ज़्यादा मेरे सपने थे इसके ऊपर काम करने के, थे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, और सारी एकदम से उसके ऊपर पानी फिर गया। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि कल ही सब कुछ ठीक हो जाए और कल मैं शुरू कर दूँ। बस बहुत बुरा साल रहा है 2020, तुरंत चला जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, काम शुरू करें। अभी भी मैंने पता किया कि आप जब दिल्ली से हरियाणा में घुस रहे हो तो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। तो यदि हम गाड़ी लेके निकल भी जाते हैं मान लो, तो हमें सड़क पे बहुत ज़्यादा तंग किया जाएगा। और पुलिस तंग क्या करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। जब हम दिल्ली से, तो जम्मू जाने के लिए पहले दिल्ली से हमें हरियाणा में घुसना है, हरियाणा से पंजाब में घुसना है, पंजाब से फिर जम्मू में घुसना है, तो 3 बॉर्डर क्रॉस करने हैं। वो अपने आप में एक चैलेंज होने वाला है गिवन करंट टाइम, करंट सिचुएशन। तो दोस्तों ये है कि अब ये जो हालात चल रहे हैं देश और दुनिया में, इसकी वजह से काम रुक गया है। जैसे ही हालात थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, लोग थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो तुरंत इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री बनेगी जरूर, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी ये डॉक्यूमेंट्री बनेगी। मैं ऐसा इंतजाम करके मरूंगा कि यदि मैं ना रहूं किसी कारणवश, तो कोई और इस डॉक्यूमेंट्री को बना ले। ये इस बात का पूरा भरोसा रखिए, ये डॉक्यूमेंट्री बनेगी जरूर, 101% बनेगी। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री तो बनेगी बनेगी, बस ईश्वर जल्दी सब कुछ ठीक कर दे, इस 2020 साल को बस निकाल दे। क्योंकि इस साल में अभी तक एक भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली है, एक के बाद एक बस बुरी खबरें ही आ रही हैं। पिछले दिनों LAC के ऊपर हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। चाइना के साथ मुठभेड़ हुई, उसमें हमारे 20 जवानों को वीरगति मिली। चाइना के ज्यादा जवान मारे गए, लेकिन उस समय क्या लेना देना, यहाँ हमारे 20 फौजियों के घर उजड़ गए। ईश्वर हमारे फौजियों की आत्मा को शांति प्रदान करे, स्वर्ग में उन्हें सर्वोत्तम स्थान तो मिलेगा ही, इसमें तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन इस मुश्किल समय से जो आपत्ति उनके परिवार वालों के ऊपर आई है, जो दुख है, मुश्किल घड़ी है, इससे निपटने की ईश्वर उन्हें शक्ति दे, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। दोस्तों बात जब चाइना की आती है तो बॉटम लाइन ये है कि चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप चाइना का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस देश ने भी चीन के ऊपर विश्वास करने की गलती की है, उसे बदले में सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है, पीठ में छुरा ही मिला है। पिछले हफ्ते मैंने एक किताब खत्म की है, पूरी पढ़ी है, जिसका नाम है चाइनाज इंडिया वॉर। ये बर्टिल लिंडनर की लिखी हुई किताब है और ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा, इस किताब को जरूर पढ़िए। इंडिया को लेकर चाइना के असली इरादे क्या हैं, यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो इस किताब को अवश्य पढ़िए। इस किताब के जो लेखक है ना ही भारतीय है ना ही चाइनीज है, तो उन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर इस किताब को लिखा है। उनका किसी भी देश के प्रति बायस नहीं है, ना ही वो एंटी चाइना है और प्रो इंडिया है, और ना ही वाइस वर्सा है। वो किसी के भी पक्षधर नहीं है और किसी के भी विरोधी नहीं है, बिल्कुल
ऑब्जेक्टिव होकर उन्होंने किताब लिखी है और वो किताब को शुरू करते हैं 1947 से पहले, जब इंडिया नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, तब से लेकर चाइनीज इंडिया रिलेशंस की बात करते हैं और फिर 2018 तक आते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने चाइना के इंडिया को लेकर क्या प्लान्स है उनको समझाया है। वो इस किताब में बताते हैं कि जब तक इंडिया चुपचाप चाइना की हर बात को सहता रहता था, हर थप्पड़ को सहता रहता था, तब तक चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1962 के बाद चाइना जो करता रहा, धीरे धीरे करके हमारी लद्दाख में जमीन पे कब्जा करता रहा, अरुणाचल प्रदेश में जो मन में आया वो करता रहा और इंडिया चुपचाप ये सब करवाता रहा और इसीलिए चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए झड़पें नहीं होती थी। मैं 1962 के बाद की बात कर रहा हूं। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आती है और ये सरकार आते ही सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का ऐलान करती है, अनाउंसमेंट करती है, इनकी घोषणा करती है, जिसके बाद चाइना को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो इस किताब में लिखते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया और चाइना के बीच झड़प होगी और झड़प युद्ध का रूप भी ले सकती है। और ये किताब ये सब होने से काफी पहले लिखी जा चुकी थी। अब LAC के ऊपर झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। उसके लिए अब उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चाइना को भारत सरकार जो कुछ भी कर सकती है वो कर रही है। इकोनॉमिक स्ट्राइक्स चाइना के ऊपर की जा रही हैं, जिनका एक हिस्सा है अभी जो भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, 59 चाइनीज ऐप्स के ऊपर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। अब इस बैन के ऊपर चाइना की तरफ से तो वही रिएक्शन आया जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अचंभा हुआ हमारे कुछ भारतीयों का रिएक्शन देख के। हमारे कुछ भारतीय टिकटॉक की तरफदारी कर रहे थे। ये लोग आपको कभी ये नहीं बताएंगे, ये लोग आपको ये तो बताएंगे कि भैया टिकटॉक ने पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए का दान दिया, डोनेशन दी, लेकिन आपको ये लोग ये नहीं बताएंगे कि भारत सरकार ने इन ऐप्स के ऊपर बैन क्यों लगाया। इनके ऊपर बैन सिर्फ इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ऐप्स थी। हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे कि IB, RNAW इन्होंने और NIA इन्होंने कुछ समय पहले इन ऐप्स की लिस्ट, अपनी पूरी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन 59 ऐप्स की लिस्ट भारत सरकार को सौंपी थी और ये रिकमेंडेशन दी थी कि इन ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए क्योंकि ये ऐप्स भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही हैं, उसके लिए अच्छी नहीं है। ये जो डेटा है ये सारा चाइना में स्टोर करती हैं। और दोस्तों चाइना के बारे में यदि किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वो अच्छे से जानता होगा कि चाइना में जो स्टेट है और प्राइवेट कंपनीज है उनके बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह धुंधली है। धुंधली क्या कोई लाइन है ही नहीं। वहां सारी कंपनीज जो हैं जिनके बेस चाइना में, हेडक्वार्टर्स चाइना में है, वो पूरी तरह स्टेट के कंट्रोल में है। इस बैन से बिलबिला रहे हमारे कुछ लिब्रांडो भाई बहन तो ये भी कह रहे थे कि भाई टिकटॉक ने पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए दान दिए हैं तो आप ऐसी ऐप के ऊपर कैसे बैन लगा सकते हो। तो दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि मैं कल को पीएम केयर्स फंड में या किसी भी सरकारी फंड में 5 करोड़ रुपए दान दे दूं। वैसे तो मेरी हैसियत नहीं है, 50,000 की भी नहीं है, 5 करोड़ तो बड़ी बात, पर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली मैं 5 करोड़ रुपए दान में दे दूं। उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद हमारे देश की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी भारत सरकार को एक रिपोर्ट दे और इस रिपोर्ट में कहे कि जो गौरव नाम का आदमी है ये अपने चैनल द्वारा देश विरोधी हरकतें कर रहा है, इसकी जो हरकतें हैं, इसके चैनल के जो वीडियोस हैं ये हमारे देश की सॉवरेनिटी को और इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके चैनल के ऊपर बैन लगा दिया जाए। लेकिन सरकार ये कहते नहीं भाई इस आदमी ने तो हमें 5 करोड़ रुपए दान में दिया, हम इसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। सरकार ये कहते हुए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिसमिस कर दे। तो क्या ये सही बात होगी? यदि मैं 5 करोड़ रुपए सरकार को दान में दे देता हूं तो उसके बाद क्या मुझे कुछ भी करने की छूट मिल जाती है? तो दोस्तों ये इन लोगों की वही लिब्रांडुओं की विचारधारा है जो कभी हमारे रक्षा मंत्री की होती थी, कृष्णा मेनन की। हमारे जो रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन, जब 1962 का युद्ध हुआ था तो एक दिन पहले वो अपने लेफ्टिस्ट प्रेम में इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे, अपनी विचारधारा में इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे कि वो एक दिन पहले तक भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि चाइना भारत के ऊपर आक्रमण भी कर सकता है। जबकि हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, हमारी IB थी, वो कृष्णा मेनन को बार बार इनपुट्स दे रही थी, बार बार कह रही थी कि भाई चाइना आक्रमण करने वाला है, फौजों को मूव करो, फौजों को मूव करो। लेकिन कृष्णा मेनन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हुए। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो इनको इसी बात के लिए बिल्कुल पसंद भी नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये भारत और चीन के बीच में गैप पैदा करने का काम करती हैं, दूरियां लाने का काम करती हैं, दुश्मनी बढ़ाने का काम करती हैं, ये अच्छी नहीं है। इसलिए वो फौज को और एजेंसीज को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे। और दोस्तों आज 60 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। जैसे 1962 में हम चीन से युद्ध हारते हैं और उसके बाद भी हमारे
देश के जो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लीडर थे वो चाइना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते। 1962 के बाद भी हमारे जब सीपीआई के लीडर्स विदेशी दौरों पर जाते थे तो उन देशों में सबसे पहले ये चाइना के एम्बेसडर से मिलते थे, रशिया के एम्बेसडर से मिलते थे। चाइना और रशिया की एम्बेसीज में जाके अपना माथा टेकते थे। उस देश में जो भारत का एम्बेसडर होता था, राजदूत होता था, उससे मिलने का इन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता था। 1962 में जो चीनी फौजें थी ये हिंदी चीनी भाई भाई करने के बाद हमारी पीठ में छुरा भोंक देती हैं और उसके बाद भी सीपीआई के दफ्तरों से माओ की तस्वीरें नीचे नहीं उतरती। ये माओ की पूजा करते रहते हैं और आज भी कुछ नहीं बदला है। आज भी हमारे देश के लिब्रांडू चाइना प्रेम में अंधे हैं, या ये कहें कि लेफ्ट प्रेम में अंधे हैं, क्योंकि चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है ही नहीं, चाइना तो पूरी तरह कैपिटलिस्ट कंट्री है और ये लोग इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। और दोस्तों हमारे देश के जो लिब्रांडू हैं जिनको आज टिकटॉक बैन के ऊपर इतनी ज्यादा मिर्चें लग रही हैं, इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, इनकी जरा हिपोक्रेसी देखिए, इनका दोगला चेहरा देखिए। इन लोगों को भारत के मुसलमानों का दर्द नजर आता है, इनको अमेरिका के मुसलमानों का और दूसरे पश्चिमी देशों के मुसलमानों का दर्द नजर आता है। लेकिन चाइना के जिनजियांग में उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, कैसे उनको कैंप्स में रखकर यातनाएं दी जा रही हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं उनके ऊपर, इन लोगों को यह कभी भी नजर नहीं आता। क्या आपने कुणाल कामरा और स्वरा भास्कर जैसे लिब्रांडुओं को कभी भी जिनजियांग के बारे में चाइना की आलोचना करते हुए सुना है? जिनजियांग में उइगर मुस्लिम के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर क्या कभी भी इनके मुंह से चाइना के खिलाफ एक भी शब्द फूटता है? नहीं फूटता। इस देश का एक भी लिब्रांडू कभी भी इस बात को लेकर चाइना की आलोचना नहीं करता। वैसे दोस्तों इन लिब्रांडो के ऊपर अपनी एनर्जी ज्यादा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कुत्ते की दुम तो फिर भी एक बार को सीधी हो सकती है, लेकिन ये जो लिब्रांडो हैं, ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये कभी भी देश हित की बातें नहीं कर सकते। इनकी बातें और इनके एक्शंस दोनों ही कभी भी देश हित में नहीं हो सकते। इसलिए इनका सबसे अच्छा इलाज ये है कि इनको पूरी तरह इग्नोर किया जाए। दोस्तों जाते जाते अंत में बात करना चाहूंगा सुशांत सिंह राजपूत की। वो उम्र में मेरे से 2 साल छोटा था और 34 साल की कम आयु में उसने वो सब हासिल कर लिया था, वो सब अचीव कर लिया था जो इस दुनिया में 99% लोग नहीं कर पाते। बात यदि फेम की करें, प्रसिद्धि की करें, पैसे की करें, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की करें, तो ये सब वो आदमी 34 साल की आयु में कर चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश नहीं था, डिप्रेशन में चल रहा था। इस पूरे केस में मुझे इस बात का दुख तो हुआ ही कि 34 साल का एक इतना ब्राइट लड़का जो सेलिब्रिटी था, जिसके आगे पूरी आयु पड़ी थी, पूरी दुनिया पड़ी थी, इतना कुछ एक्सप्लोर करने को पड़ा था, जो 4 बहनों का इकलौता भाई था, उसने आत्महत्या कर ली। इस बात का तो मुझे दुख हुआ ही, लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख हुआ हमारी मीडिया की जो कवरेज रही। हमारे मीडिया वाले उनके घर में, सुशांत सिंह राजपूत के घर में कैमरा और माइक लेकर घुस गए और उसकी बहनों से, उसके भाई से पूछ रहे हैं, जबरदस्ती सवाल पूछ रहे हैं। उसकी बहन हाथ जोड़कर कह रही है कि हमें अकेला छोड़ दो, हमें दुख मनाने दो, और उनको चैन से दुख भी नहीं मनाने दे रहे। हमारा मीडिया इतना नीचे कैसे गिर चुका है? आखिर आप इतना नीचे कैसे गिर चुके हैं? यदि आपके घर में किसी जवान लड़के की मृत्यु हो जाए, जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, और मैं कैमरा और माइक लेके आपके मुंह में घुस जाऊं, तो भाई आपको कैसा लगेगा? आपने कभी सोचा है? जो चीज आप अपने ऊपर सहन नहीं कर सकते, उस चीज को आप दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? मीडिया ने तो इस केस में नीचता की सारी हदें पार की ही, लेकिन यूट्यूब पर कुछ इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जिन्होंने भी नीचे गिरने में कोई कमी नहीं रखी। मैं यूट्यूब पर एक लड़के का वीडियो देख रहा था, वो वीडियो अब रिमूव हो चुका है। वो बेड के ऊपर चढ़कर खुद को फांसी लगा रहा है, मतलब उस सीन को रिक्रिएट कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे फांसी लगा नहीं सकता था, उसका मर्डर हुआ है। अरे भाई, आदमी कितना गिर सकता है? अपने कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ने के लिए आप लोग कितना ज्यादा नीचे गिर सकते हो? क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट? आपके पास फॉरेंसिक साइंस में क्या बैचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री है? क्या आप डॉक्टर ऑफ पैथोलॉजी हो? आखिर आप हो क्या? आप सीबीआई में काम करते हो, मुंबई पुलिस में काम करते हो, या किसी भी प्रकार के इस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट हो? यदि नहीं हो तो आप ये सब कैसे कर सकते हो? किसने आपको अधिकार दिया है? दोस्तों इस पूरे केस में मेरे लिए तो मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और अभी तक मुंबई पुलिस यही कह रही है कि इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ सुसाइड, ये आत्महत्या का ही केस है। जब तक ये केस सीबीआई के पास नहीं चला जाता, या कल को मुंबई पुलिस ही ये नहीं कह देती कि भाई ये आत्महत्या नहीं है, मर्डर है, या सीबीआई कुछ और नहीं कह देती, तब तक मैं तो यही मानकर चलूंगा कि आत्महत्या ही है। यदि हाँ आप इसको इस एंगल से देखना चाह रहे हैं कि भाई इस लड़के का जीना दूभर कर दिया गया था, करण जौहर, एकता कपूर और सलमान खान जैसे लोगों ने इसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव
दबाव बनाया, इतनी ज्यादा कैंपिंग हुई, नेपोटिज्म की वजह से इसको इतना ज्यादा परेशान किया गया कि इसके ऊपर आत्महत्या के अलावा और कोई चारा रह ही नहीं गया था, इसको आत्महत्या करनी पड़ी। इसलिए आत्महत्या नहीं मर्डर है। यदि आप इस एंगल से इसको मर्डर कह रहे हैं तो हाँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन दोस्तों मेरे को एक बात बताइए कि ऐसा कौन सी फील्ड में नहीं होता, कौन से क्षेत्र में नहीं होता? क्या आपके ऑफिस में नेपोटिज्म नहीं होता? क्या आपके ऑफिस में गुटबाजी नहीं होती, राजनीति नहीं होती? क्या आपके ऑफिस में ऐसे लोग नहीं है जो आपकी नौकरी खाने को तैयार बैठे हैं? जब अप्रेजल का टाइम आता है, प्रमोशन का टाइम आता है, वो आपके बॉस से आपकी चुगली करते हैं, आपकी जड़ें काटने का प्रयास करते हैं। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां नेपोटिज्म नहीं है, जहां पर राजनीति नहीं होती? क्या रिलायंस की गद्दी मुकेश अंबानी के बाद अनंत अंबानी को नहीं मिलेगी? क्या गोदरेज इंडस्ट्रीज को गोदरेज के बाद गोदरेज ही नहीं संभालेगा? क्या हीरो मोटर्स में मुंजाल के बाद मुंजाल ही कुर्सी पर आकर नहीं बैठेगा? इस देश की कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है, कौन सी फील्ड ऐसी है जहां नेपोटिज्म नहीं है, जहां गुटबाजी नहीं होती, जहां पर अप्रोच लगाकर नौकरियां नहीं लगाई जाती? क्या हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि ये मेरे फलां फलां का लड़का है, इसको नौकरी पर रख लो, ये मेरे बुआ का बेटा है, चाचा का बेटा है, चाचा की लड़की है, इसको नौकरी पर रख लो? और नौकरियां क्या हमारे देश में ऐसे नहीं लगवाई जाती? हर फील्ड में नेपोटिज्म है, हर फील्ड में गुटबाजी है, हर फील्ड में कैंपिंग होती है, हर फील्ड में राजनीति होती है। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब नहीं होता, हर फील्ड में ये सब होता है। दोस्तों हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों से परेशान होकर, नेपोटिज्म से, राजनीति से, गुटबाजी से परेशान होकर डिप्रेशन में आ जाते हैं और कई बार एक्सट्रीम कदम भी उठा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो आम लोग होते हैं इसलिए उनकी जो आत्महत्या की खबरें होती हैं, सुर्खियां नहीं बन पाती, खबरें ही नहीं बन पाती, ये घटनाएं इसलिए हमारी नजरों में नहीं आती। आज सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक सेलिब्रिटी ने आत्महत्या की है तो हमें गुस्सा आ रहा है, ये बात ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, वायरल हो गई है और इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही आम बात है। दुर्भाग्य की बात यह है कि नेपोटिज्म के ऊपर बात हो रही है जो हर फील्ड में, राजनीति में नेपोटिज्म है, क्या हम कभी उसके ऊपर बात करते हैं? अखिलेश यादव है आपके सामने, राहुल गांधी हैं, ये नेपोटिज्म के जीते जागते उदाहरण हैं, सबूत हैं आपके सामने। और जो राजनीति का नेपोटिज्म है वो तो सीधा सीधा देश के ऊपर असर डालता है। सोचिए तेजस्वी यादव जैसा आदमी बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाता है। तेजस्वी यादव क्या अचीवमेंट है उसकी, वो 10वीं फेल है, पढ़ाई वो कर नहीं पाया, 10वीं में फेल हो गया। उसके बाद उसने क्रिकेटर बनने का प्रयास किया, वो क्रिकेटर भी नहीं बन पाया। बॉलीवुड में हीरो बनने का प्रयास किया, वो भी वो नहीं बन पाया। तो आया कहां? मियां की दौड़ मस्जिद तक, लौट के उल्लू घर को आए। तेजस्वी यादव राजनीति में आ गए, बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए और कल को हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए और परसों हो सकता है इस देश के प्रधानमंत्री भी बन जाए। तेजस्वी यादव एक 10वीं फेल आदमी जिसकी खुद कोई अचीवमेंट नहीं है, उसकी एकमात्र अचीवमेंट यह है कि वो लालू प्रसाद यादव का बेटा है और उसका दूसरा भाई वो तेज प्रताप यादव। और जब वो मुंह खोलता है तो ऐसा उसके क्रिंज वीडियोस होते हैं, इतने क्रिंज वर्दी होते हैं कि वीडियोस देखे भी नहीं जाते। तो कल को हो सकता है कि एक तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और तेज प्रताप यादव बिहार का उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री, पूरी संभावना है। वो बिहार जिसने इस देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए, जिसने इस देश को जेपी नारायण, चंद्रशेखर जैसे नेता दिए, उस राज्य का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल को बन सकता है। यह है नेपोटिज्म का सबसे घिनौना चेहरा। लेकिन राजनीति में जो नेपोटिज्म है उसके ऊपर हम कभी बात नहीं करते। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कि सुशांत सिंह का ये केस हो जाने के बाद भी हम करण जौहर, एक तकब्बुर सलमान खान को तो गालियां दे रहे हैं। चलो दो, जितनी गालियां देनी है, ये लोग गालियां डिजर्व करते हैं, मान लिया जितनी गालियां देनी है दो, मेरा कुछ नहीं ज्यादा, मैं भी देता हूं इनको गालियां, कितनी दे चुका हूं, आप भी दो। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर अब भी बात नहीं हो रही और इस देश में कभी नहीं होती, वो है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। इसके ऊपर कभी हमारे देश में बात होती ही नहीं, इसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं जाता। यहां तक कि जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसके घर वाले इस बात तक को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमारे जो परिवार है यहां तो माँ बाप से बात करने का चलन ही नहीं होता ना। आप कभी ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों में माँ बाप के साथ बैठ के ढंग से बात ही नहीं कर पाते, अपनी दिल की बात कह ही नहीं पाते। इसलिए आप बाहर जाके दोस्तों से बनाते हो और दोस्त वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या आदतें होती हैं, ये आपके कंट्रोल में है नहीं, और कई बार वो आदतें आपको भी लग जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि खुलकर मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात हो, डिप्रेशन के ऊपर बात हो, इससे कैसे डील करना है। यदि कल को आपका कोई प्रियजन, आपका यार दोस्त, आपका परिवार का सदस्य आपसे आके कहता है कि मेरे को ये परेशानी चल रही है, तो उसको कभी भी हल्के में ना लें। और यहीं पर बहुत ज्यादा जरूरी है परिवार का साथ, परिवार के साथ रहना। जैसा मैंने बताया कि पिछला 1 महीना मेरा भी बहुत बुरा गुजरा है। मेरे भी दिमाग में विचार आ रहे थे कि भाई बस, जब मेरे शरीर में पीड़ा हो रही थी, दिमाग में मेरे परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि दवाई वो माइग्रेन की थी, माइग्रेन दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है और वो दवाई भी कुछ दिमाग पे असर करती होगी, और वो दवाई जब मेरे को नहीं मिल रही थी तो मेरे मानसिक, मेरे अंदर बदलाव आ रहे थे। तो मेरे अंदर भी विचार आ रहे थे कि जीवन खत्म कर ले यार, छुट्टी हो, मतलब मरूं हो, छुट्टी हो, कूद जाता हूं, 3री मंजिल पे घर है, कूद जाता हूं जाके बालकनी में, 1 सेकंड लगेगा। लेकिन फिर मुझे अपनी बच्ची की आवाज सुनाई पड़ जाती थी, उसका हंसना, उसका रोना कानों में पड़ जाता था।
या वो पापा पापा करती कमरे में आती थी, अभी तो 2 साल की है, पापा पापा करती कमरे में आती थी, ऐसे मेरे पैर पे करके लेट जाती थी, चिपक जाती थी, तुरंत सारे। या मेरी वाइफ आ जाती थी कमरे में, मेरे से पूछ लेती थी कैसे हो, ठीक हो, मम्मी की आवाज़ आ जाती थी, मेरी बहन आ जाती थी, भांजी आ जाती थी, ये सब लोगों से मैं शेयर कर रहा था, ये मुझसे बातें कर रहे थे, अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, तो ये सब विचार आते थे लेकिन तुरंत चले जाते थे। इधर से आए, इन लोगों से मैंने बात की, इन लोगों की शक्लें देखी, इधर से चले गए। इसलिए जो अकेले रहने का चलन चला है ना आजकल, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं 10 साल अकेला रहा हूं और आज भी यदि मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है कि यार क्या मेरे को प्राइवेसी नहीं मिल रही, काम करना है, शोर मच रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, शोर मचा रहे हैं घर वाले, ये हो रहा है वो हो रहा है, आवाजें आ रही हैं, कभी कभी गुस्सा आता है, अकेले रहने का मन करता है। लेकिन मेरे को अगर चॉइस दी जाए कि भैया अकेले रहना है या घर वालों के साथ रहना है 4-5 लोगों के बीच, तो मैं 4-5 लोगों के बीच रहना पसंद करूंगा, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है। जब मैं मानसिक अंधकार में होऊंगा तो यही लोग हैं जो मानसिक अंधकार को दूर करके मेरे दिमाग में उजाला भरने का काम करेंगे। इसलिए जब आप अकेले रहते हो, एक कमरे में बंद रहते हो, तो डिप्रेशन और ज्यादा गंभीर रूप लेता जाता है। ऐसे समय में बहुत ज्यादा जरूरी है प्रियजनों की सपोर्ट, परिवार की सपोर्ट। इसलिए दोस्तों, मन में यदि कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा है, घर वालों के बीच में बैठ के उसे बोल दो। यदि वो उसको सीरियसली नहीं भी लेंगे तो आपका बोझ बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। चाहे वो उसको सीरियसली ना भी लें, उसके बारे में कुछ भी ना कर पाए, बस आपने अपने मन की बात कह दी और उससे मन बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। और कई बार जो नकारात्मक विचार होते हैं वो आपके निकल जाते हैं, आपके मुंह से निकले और दिमाग से निकले। आपने बोल दिए, भड़ास निकाल दी और वो दिमाग से निकल गए, कई बार ऐसा भी हो जाता है। इसलिए परिवार की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे इस पूरे विवाद में जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, उसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी शेखर सुमन जी की। शेखर सुमन ने कहा कि उनके बेटे अध्ययन सुमन ने उन्हें बताया कि पापा मैंने भी ऐसा कर लिया होता यदि मैं आप लोगों के साथ ना रह रहा होता। उसने कहा कि यदि मैं अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ ना रह रहा होता तो मैं भी ये कदम उठा चुका होता जो सुशांत ने उठाया है। तो इसलिए यहां पे परिवार की सपोर्ट काम आती है। यदि ये लड़का, मैं तो इसे लड़का कह सकता हूं क्योंकि मेरे से 2 साल छोटा था उम्र में, यदि ये लड़का अपने माँ बाप, अपनी माँ और अपने पिताजी और बहनों के साथ रह रहा होता, पटना चला गया होता अपने घर, तो इसने ये कदम ना उठाया होता। क्योंकि जब इसके अपने पिताजी की शक्ल में, तो उसके पिताजी को और बहनों को देख देख के रोना आ रहा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई सुशांत ने कदम उठा लिया और उसके जाने का मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे रोना आ रहा था, ये तो मैं नहीं कह सकता, कहूंगा तो झूठ होगा। लेकिन हाँ, जब मैं दुख हुआ ऑब्वियसली, पर जब मैं उसके पिताजी की शक्ल देख रहा था, उसके पिताजी बोल भी नहीं पा रहे थे, बिस्तर में पड़े हुए थे, उसकी बहनों को रोते बिलखते देख रहा था, तब मुझे रोना जरूर आ रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। तो यदि ये लड़का अपने परिवार के साथ रह रहा होता, बहनों के साथ, पिताजी के साथ होता, उनकी शक्ल इनकी आंखों के सामने होती इस लड़के के, तो कभी भी ऐसा कदम ना उठा पाता। अरे छोड़ देता फिल्म इंडस्ट्री, क्या हो जाता, घर जाके खेती कर लेता। ये खेती भी करता तो भी नंबर 1 किसान बन जाता, खेती भी अच्छी करता, दुकान खोल के बैठ जाता, कुछ भी, एक 5D कैनन 5D खरीद लेता, अपनी शॉर्ट फिल्में बना के विमियो के ऊपर रिलीज करता रहता, कुछ भी कर लेता। यार क्या हो गया, ऐसी क्या महत्व का। अब मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता खैर, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई उसने क्यों किया है, उसको कोई वो लेटर भी नहीं छोड़ के गया, नोट भी नहीं छोड़ के गया। पर यदि ऐसा है कि काम के चलते परेशानी में उसने किया, तो भाई फिर तो छोड़ देता काम यार, किसी भी वजह से किया। मतलब ऐसी क्या कारण हो सकता है कि तुम्हें अपनी 4 बहनों की शक्ल याद नहीं आई, अपने पिता की शक्ल याद नहीं आई, जिसके तुम एकलौता सहारा थे। तो क्या मतलब दोस्तों, बस कुछ भी आपकी दुविधा है उसे अपने परिवार वालों से शेयर करो, तुरंत किसी के साथ भी जब बैठ के बात कर लो। अपने एक बार अपने जो आपके प्रियजन है उनका सोचो, आप चले जाओगे, कुछ उल्टा सीधा कर लोगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी, पर ये सोचो ढंग से, उनके साथ बैठ के बात करो। परिवार के साथ रहना, परिवार की सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं साथ रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि फिजिकल नजदीकियां, भाई शरीर साथ साथ रह रहे हैं, मानसिक नजदीकियां भी, एक दूसरे से बातचीत करना, सुख दुख शेयर करना, अपनी 4 बातें बताना, उनकी सुनना, अपनी मानसिक स्थिति उनको एक्सप्लेन करना, उनकी मानसिक स्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिंदगियां बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, हर किसी के कई सारे रोल हैं। एक पर्सनल जिंदगी में रोल है, एक पारिवारिक रोल है, एक बेटे का रोल है, पति का रोल है, पिता का रोल है, फिर आपका एक ऑफिस में रोल है जो आपका जॉब है, एक आपकी जिंदगी वो है, और आजकल एक जिंदगी और एक फालतू की हो गई है जो सोशल मीडिया के ऊपर है। उसको लेकर लोग कितने ज्यादा कॉन्शियस है, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे अपनी इमेज को लेकर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। अभी एक टिकटॉक वाली लड़की ने भी आत्महत्या कर ली है, 16-17 साल की लड़की, भाई कि उसकी जिंदगी इतनी बड़ी तो थी नहीं कि उसने इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ झेल लिया कि उसने आत्महत्या कर ली। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रही बात। अरे भाई
टाइम बिताओ, मारो गोली सोशल मीडिया को, मारो गोली फेसबुक को, मारो गोली यूट्यूब को, मारो सबको, अपने परिवार वालों के साथ टाइम बिताओ दोस्तों। अंत में बस यही कहना चाहता हूं, वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, अब आएंगे रेगुलर वीडियो, जैसे पहले आते थे जरूर आएंगे। अब मैं ठीक हो गया हूं, काफी हद तक ठीक हो गया हूं, 90% में रिकवर कर गया हूं। थैंक्स टू आयुर्वेद का धन्यवाद करना चाहता हूं, बाबा रामदेव का करना चाहता हूं, पतंजलि की मैं आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहा हूं और योगा प्राणायाम कर रहा हूं, तो काफ़ी मैं ठीक हो गया हूं और ज़्यादा ठीक हो जाऊंगा। वीडियोस रेगुलर आएंगे। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनेगी, ज़रूर बनेगी, ज़रूर बनेगी। बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों, सुखी रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। जय माँ भारती, जय हिंद।